नमस्कार। एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप स्वस्थ हैं? तो शायद इसका जवाब थोड़ा कठिन हो सकता है। और जो लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, वो स्वस्थ की परिभाषा वर्तमान समय में फुल बॉडी चेकअप की तरफ करते हैं। अगर किसी को अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराना है, तो वो फुल बॉडी चेकअप, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन इतने करवाते हैं कि बाद में वो संतुष्टि होती है कि हाँ, हम स्वस्थ हैं। चाहे वो उसमें लिपिड्स का जांच करवाते हैं, चाहे और माइक्रोबियल कोई स्टडी कराते हैं, चाहे यूएसजी कराते हैं, चाहे ईसीजी कराते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आज से हजारों हजारों साल पहले आचार्य सुश्रुत ने स्वस्थ कौन है, स्वस्थ की परिभाषा क्या है, ये बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत व्यवहारिक तरीके से परिभाषित की है। आइए जानते हैं आचार्य सुश्रुत ने किसे स्वस्थ कहा है। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलः क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। समदोषा, आयुर्वेद 3 दोषों को मानता है: वात, पित्त, कफ। वात दोष हमारी जितनी भी गतिविधियां हैं उनको प्रेरण करने का, उनको नियंत्रण करने का कार्य करती है। पित्त दोष अग्नि है जो पाचन का काम करती है। जितनी भी शरीर में मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं वो पित्त के द्वारा नियंत्रित होते हैं, संचालित होते हैं। और कफ दोष, कफ को प्राकृत बल कहा है। कफ दोष से मेधा, धृति, स्थिरता, इम्यूनिटी, ये सब कफ दोष से हमको मिलती है। अब बात आती है इनकी समता की। समता का मतलब इक्वल की बात नहीं है कि सब चीजें बराबर बराबर हो। सम का मतलब है सब बैलेंस्ड हो। क्यों? कि वात, पित्त, कफ हमारी प्रकृति के अनुसार, हम जिस प्रदेश में रहते हैं उस देश के अनुसार, जिस काल में ऋतु के अनुसार, और भी ज्यादा हमारे 24 घंटे में पूरे अहोरात्र में वात पित्त कफ की स्थितियां अलग अलग होती रहती हैं। ऐसे ही आयु के अनुसार भी वात पित्त कफ की अलग स्थिति रहती है। प्राकृतिक रूप से अगर कोई वात प्रकृति का व्यक्ति है तो उसकी वात थोड़ी सी उन्नत होती है, बात थोड़ी सी बढ़ी हुई होती है, वो उसके लिए प्रकृति है। लेकिन अगर प्रकृति के व्यक्ति की बात बढ़ जाती है तो वो उसके लिए नुकसानदायक है। ऐसे ही बात पित्त प्रकृति के व्यक्ति में ऊष्मा थोड़ी अधिक होती है, लेकिन अगर कफ प्रकृति के व्यक्ति को पित्त के लक्षण आ जाए तो वो उसके लिए सम नहीं है। ऐसे ही हम जिस देश में रहते हैं, आयुर्वेद में देश को 3 तरीके का बताया: जांगल, अनूप और साधारण। उनमें हमारा दोष कितना समायोजन कर सकता है। जैसे हम अगर उष्ण देश में रह रहे हैं, उष्ण दोष में पित्त का बढ़ा हुआ रहना, कफ का कम रहना, ये सम कहलाएगा। इसी तरीके से ऋतु ऋतु के अनुसार दोषों का संचय प्रकोप प्रसर होता है। बसंत ऋतु आती है, कफ की थोड़ी सी वृद्धि होती है, वो प्राकृत है। लेकिन अगर उस समय में पित्त बढ़ जाए, और प्राकृत में भी यहाँ ये देखना होगा, जो कफ प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनको अगर बसंत ऋतु आती है तो उनको संभल के रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पहले से वो कफ प्रकृति के हैं और कफ की ऋतु आ गई तो उनको और ज्यादा सावधान रहना पड़ता है। तो उनको कफ को बढ़े नहीं, इसकी व्यवस्था रखनी चाहिए, तब वो समदोषा की श्रेणी में आते हैं। इसी तरीके से अहोरात्र में हमारे यहाँ 6 ऋतुएं कही हैं, और उसी हिसाब से जो 24 घंटे हैं उनको 6 ऋतुओं में डिवाइड किया हुआ है। हम सुबह उठते हैं उस समय बसंत के लक्षण होते हैं, और रात्रि में धीरे धीरे जैसे जैसे अगर हम इनको डिवाइड करें तो 6 ऋतुओं में वो विभाजित हो जाती है। इसी प्रकार आयु में भी बाल्यावस्था
कफ प्रधान होती है, युवावस्था पित्त प्रधान होती है, वृद्धावस्था वात प्रधान होती है। तो इन सब का हमारे खान पान और रहन सहन, इन सब से मिलाकर जो बैलेंस बनता है उसको हम समदोषा कहते हैं। समाग्निश्च, अग्नि 13 तरह की कही है। 1 जठराग्नि, 7 धात्वाग्नियां, 5 भूताग्नि। जठराग्नि हमारे जितने भी पाचक एंजाइम्स हैं उनसे संबंधित है। जैसे हम प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है लास्ट, वो एमिनो एसिड के रूप में होता है। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और अगर फैट लेते हैं तो एमल्सिफिकेशन होके और फैट के रूप में अंदर चला जाता है। इन सब का जो व्यापार है, इसका जो सारा मेटाबॉलिज्म काम करता है वो जठराग्नि करता है। जठराग्नि के बाद में धात्वाग्नि आती हैं। 7 धातुएं बताई हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इन धातुओं को निर्माण करने में इन धात्वाग्नियों का योगदान होता है। अगर ये सही है तो धातु संबंधी कोई विकार होंगे नहीं। और इसी तरीके से भूताग्नि, वो सेलुलर लेवल पे जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको करता है। तो जिस व्यक्ति की जठराग्नि, धात्वाग्नि और भूताग्नियां सम है, अपने कार्य को जितना उनको कार्य अलॉटेड होता है, जितना कार्य उनका होना है, वो अगर सारे होते हैं तो हम समाग्निश्च ऐसा कहेंगे। समधातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ऐसे 7 धातुएं। रस प्रेरणन करता है, रक्त जीवन देता है, मांस लेपह, मेद स्नेह और अस्थि धारण, और मज्जा पूरण, और शुक्र गर्भोत्पादन कार्य करवाती हैं। अगर ये अपनी सम प्रमाण में रहती हैं तो शरीर को प्रेरणन से लेके गर्भोत्पादन तक सब क्षमताएं होती हैं। अगर इसमें हम देखें तो धारण करने के कारण धातु कहते हैं। तो आज अगर हम विटामिन डिफिशियंसी की बात करें, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किसी की कमी है, किसी की विटामिन सी की कमी है, किसी में के की कमी है, तो ये हम इसी में लेंगे, वो सम धातु नहीं कहलाएंगे। इसी तरीके से अगर सम मलक क्रिय कहें तो मल क्रियाएं तो हमारे जो प्राकृत मल होते हैं शरीर के, वो 3 तरीके से मुख्य रूप से निकलते हैं। एक मल के द्वारा, एक मूत्र के द्वारा, एक स्वेद के द्वारा। अब अगर कोई भी हमारे शरीर का ऐसा मल जिसको निकल जाना चाहिए था निकल नहीं रहा है, तो वो सममलक क्रिय नहीं कहलाएगा। अगर हम इसमें यूरिक एसिड को, ब्लड यूरिया को, इनको भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये स्वेद के द्वारा या मूत्र के द्वारा ये सब चीजें निकल जानी चाहिए। तो सममलक क्रिय उसको कहेंगे। तो जिसका दोष सम है, जिसकी अग्नि सम है, जिसकी धातुएं सम है, जिसकी मलक क्रिया सम है, और ये तो हुआ शारीरिक रूप से। अब कुछ मानसिक रूप की बात करते हैं। प्रश्नात्मेंद्रिय मन, आत्मा ज्ञानाधिकरण है, आत्मा निर्विकार है, लेकिन जब समनस का आत्मा होती है तो वो मन के साथ जुड़ती है, और ये मन इंद्रियों के साथ मिलकर अपना कार्य करता है। इंद्रियों की प्रसन्नता की जब बात करें तो आयुर्वेद में कहा गया है कि इंद्रियों कालार्थ कर्मणा हीन मिथ्याति मात्रकम। अगर आप अपनी इंद्रिय सन्निकर्ष जो होता है, इंद्रिय से विषय का जो संयोग होता है, उसको अगर हीन योग करते हैं तो ठीक नहीं है, अति योग करते हैं तो ठीक नहीं है, विषम योग करते हैं तो ठीक नहीं है। अगर ठीक है तो क्या है? समयोग। जैसे दृष्टि का अच्छी चीजों को देखना समयोग है, भास्वर बहुत तीखी चीजों को, बहुत तेज वस्तुओं को देखना अति योग है, और गलत तरीके से जैसे बच्चे पढ़ते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, बहुत नजदीक से देखते हैं, आजकल मोबाइल वगैरह नजदीक से देखते हैं, वो उसका विषम योग है। तो समयोग इंद्रियों को प्रसन्नता रखता है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको अपने स्वास्थ्य की परीक्षण करना है तो किसी लेबोरेटरी में जाने से पहले आप समदोषा, समाग्निश्च, समधातु मलक क्रिय, प्रसन्नात्मेंद्रिय मन स्वस्थिति विधेयते को याद कर लें और अपने स्वास्थ्य का परीक्षण आप स्वयं कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय आयुर्वेद।